नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार में। इस चैनल में मैं अपलोड करती हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। अब तक मैंने 7वीं और 8वीं की कक्षा की कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो वीडियो के नीचे आ रहे लाल बटन सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। हमारा यह वीडियो कक्षा 8वीं के इतिहास का है, जिसमें हम 1857 की क्रांति के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट अपलोडेड है। उसमें हमने देखा था कि अंग्रेजी सैनिक में जो भारतीय लोग थे वह अंग्रेजों की प्रताड़ना से तंग आ चुके थे और अब वे उनका विरोध करने लगे थे। इसके तात्कालीन कारण में हमने देखा ऐसे कारतूस का प्रयोग था कि जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और जिसके कारण अंग्रेजों में जो भारतीय सैनिक थे वो उसका विद्रोह करने लगते हैं। सबसे पहले बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे और उसके बाद मेरठ छावनी के सैनिक इसका विद्रोह करते हैं। मंगल पांडे को फांसी हो जाती है और इन सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। बगावत फैलने लगी। अब जैसे जैसे इस घटना की खबर दूसरे सैनिकों तक पड़ रही थी तो वे लोग भी इसके विद्रोह में भाग लेने लगते हैं। जैसे जैसे दूसरे सैनिक छावनी, जमींदार, किसान और शहरियों को मेरठ और दिल्ली की घटना के बारे में पता चलता है तो वे लोग भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। धीरे धीरे यह खबर फैलती है कि दिल्ली पर से अंग्रेजों का अधिकार ही खत्म हो गया और मुगल बादशाह ने भी भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दे दिया। मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशन पर चल रहे थे और यह खबर आती है कि अब मुगल बादशाह ने भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दिया है। अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट सभी लोगों को एक बड़े अवसर की तरह दिखती है। बहुत समय से भारतीय मुगल शासन के अधीन थी और अंग्रेजों ने उनका इतना शोषण किया कि वह चाहते थे कि फिर से मुगल शासन आ जाए। और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि मुगल बादशाह भारतीय सैनिकों का समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें लगा कि अब हमारी जीत हो जाएगी और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। वे लोग भी विद्रोह में अपना योगदान करने लगे। ज्यादातर असंतुष्ट राजा, नवाब, जमींदार महसूस करने लगते हैं कि अगर फिर से मुगल बादशाह का शासन आ जाए तो वे पहले की तरह आराम की जिंदगी जीने लगेंगे। तो उन लोगों को एक अवसर लगा, उन्हें लगा कि अगर अभी हम अंग्रेजों को आराम से हटा सकते हैं क्योंकि और फिर से मुगल शासन आ सकता है। ऐसा सोचकर वे अगले कुछ महीनों तक पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजी शासन का विरोध शुरू कर देते हैं। हर जगह, हर सैनिक, हर छावनी में अंग्रेजी सरकार का विरोध होने लगता है। प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह आरंभ कर दिया और लोग उसका समर्थन करने लगे। हमने देखा था कि अंग्रेजी शासन से सभी वर्ग के लोग परेशान थे। क्या जमींदार, क्या राजा, क्या किसान, क्या शिल्पकार। तो एक अचानक से लोगों में एक उत्तेजना सी जगी कि हम अभी अंग्रेज सरकार को हटा सकते हैं और इनका नेतृत्व जमींदार और नवाब कर रहे थे और ऐसे राजा भी कर रहे थे जिनका राज्य अंग्रेजी सरकार ने छीन लिया था। हमने लिस्ट में देखा था कहाँ किसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाया था। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, इन जगह पर विद्रोहियों ने अंग्रेजों को समाप्त कर दिया। कानपुर में मराठा के जो आखिरी पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, मराठा के आखिरी पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। इनके पुत्र नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ? कानपुर में। तो कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने इनके पेंशन को बंद कर दिया था और इनके प्रमुख सहयोगी थे तात्या टोपे और
अहमदुल्ला। कानपुर में नाना साहब थे और उनके साथ तात्या टोपे और अहमदुल्ला। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अवध को से उन्हें बेदखल कर दिया था, उनसे अवध राज्य छीन लिया था। इनका समर्थन यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर किया। बेगम हजरत महल का लखनऊ में विद्रोह का एक और बड़ा केंद्र झांसी था। तीसरा जो प्रमुख केंद्र था वह था झांसी, और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके भी राज्य छीन लिए थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने यह कार्य किया, फौजों को इकट्ठा की और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। बरेली में सिपाही बख्त खान, बरेली में किसने लड़ा? सिपाही बख्त खान ने भी एक सेना तैयार की और मुगल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गए। तो विद्रोह के फैलने और अंग्रेजों की जगह जगह पराजय से लोग काफी उत्साहित हो गए थे। उन्हें लगा कि अब वे जीत गए और अंग्रेज हार गए, पूरा पासा ही उलटने वाला है। काफी खुश थे, उत्साहित थे और जगह जगह अंग्रेजों को पराजित भी कर रहे थे। उन सैनिकों का समर्थन कर रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब विदेशी शासन का भारत में अंत हो जाएगा। उन सबों के मन में एक ही बात थी कि उनकी सभी परेशानियों का मुख्य कारण यह विदेशी सरकार है। अब हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह और बिहार में क्या इसका असर हुआ। हमने देखा लखनऊ में, कानपुर में, अवध में किस प्रकार विरोध हो रहा था। यही विरोध बिहार में भी हो रहा था और इसका नेतृत्व करने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। इनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे विद्यालयों में छुट्टी रहती है। कब है इनका जन्मदिन? जी हाँ, 23 अप्रैल को हम लोग वीर कुंवर सिंह जयंती मनाते हैं। ये वही कुंवर सिंह हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का तरफ से, पटना की तरफ से इन्होंने अपना योगदान दिया था। अपने राज्य बिहार के आसपास के कई इलाकों में 1857 की क्रांति के विद्रोह के वे सबसे प्रमुख नेता थे और इसलिए हम आज भी उन्हें याद किया करते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो वे आरा के रहने वाले थे। आरा के पास एक गांव है जिसका नाम है जगदीशपुर। वहीं के वे जमींदार थे, लेकिन उनकी भी जमीन अंग्रेजी सरकार ने छीन ली थी। विद्रोह की योजना में वे शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, जिस प्रकार हर जगह के सैनिक विद्रोह कर रहे थे कारतूस वाली बंदूक को, कारतूस को लेकर, तो जैसे ही दानापुर की छावनी जो कि पटना के में है, वहां के सिपाहियों ने विद्रोह किया, तो कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिल जाते हैं और उसका नेतृत्व संभालने लगते हैं। इस समय बिहार में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा था, वह था वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के 2 प्रतिष्ठित मौलवी थे। मुसलमानों की यह आंदोलन था वहाबी आंदोलन। पटना के 2 प्रमुख प्रतिष्ठित मौलवी थे विलायत अली और इनायत अली। ये दोनों बिहार में वहाबी आंदोलन चला रहे थे। इन दोनों भाइयों ने भी अंग्रेजों सरकार का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया था और इनके विरोधियों के समर्थक भी काफी संख्या में भी थे। इनके समर्थक काफी संख्या में थे। इसलिए जैसे ही अंग्रेजों को सैनिकों के बगावत की खबर मिली, वे पटना शहर को बचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर हम आसानी से हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही विद्रोह चल रहा है और अब बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में सिपाही भी खिलाफ हो गए हैं, तो वे
पटना शहर को बचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। वे क्या करते हैं कि वहाबी नेताओं को गिरफ्तार कर शहर में कठोर कानून लगा देते हैं। जो भी वहाबी आंदोलन के नेता थे, विलायत अली, इनायत अली, इन लोगों को वे गिरफ्तार कर लेते हैं और पटना में कठोर कानून लागू कर देते हैं। इसलिए संभवतः दानापुर के विद्रोही सैनिक पटना के नजदीक होने के बावजूद यहाँ नहीं आकर आरा की तरफ चल देते हैं। तो उन्होंने देखा कि पटना में कठोर कानून लगे हुए हैं, तो वे लोग आरा की तरफ बढ़ते हैं। उस समय के 3 प्रमुख वहाबी नेता थे, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वैजुल हक। इन तीनों को अंग्रेजों ने धोखे से क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। लोग इसका विरोध करने लगे कि नेता पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जो इसका विरोध कर रहे थे कि आपने इन तीनों को क्यों गिरफ्तार किया, इन्हें छोड़ा जाए, वो पीर अली को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी। इस तरह का कठोर कार्रवाई से पटना के विद्रोह को अंग्रेजों ने शांत कर दिया। अब जानते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में। वहाबी आंदोलन मुसलमानों का सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए आंदोलन यह किया जा रहा था। अरब में अब्दुल वहाब द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था, अरब प्रदेश में, इसलिए इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा था। भारत में यह बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया। तो वहाबी आंदोलन सबसे पहले अरब में शुरू हुआ था, जो कि अब्दुल वहाब के द्वारा शुरू किया गया था और इसी के लिए इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। यह मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को सुधार लाने के लिए किया गया आंदोलन था। भारत में यह बरेली में प्रारंभ हुआ था सैयद अहमद के द्वारा और पटना इसका बड़ा केंद्र था और यहाँ के एक परंपरागत धर्मनिष्ठ और विद्वान मुस्लिम परिवार के संरक्षण में यह आंदोलन काफी प्रभावित हुआ था। कहाँ? पटना में, जिसके 2 प्रमुख नेता थे, विलायत अली और इनायत अली, और ये दोनों सहोदर भाई थे। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना था, लेकिन धीरे धीरे इनका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया था। यह आंदोलन काफी समय तक सक्रिय रहा। 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक वहाबी आंदोलन चलता है और यह भारत में शुरू तो हुआ था धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए, परंतु बाद में इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना हो गया था। तो कुंवर सिंह दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से वे आरा की तरफ बढ़ते हैं और अंग्रेजी नियंत्रण को वे समाप्त कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए वे वहां अपनी सरकार भी चलाते हैं। इनके विद्रोह के प्रभाव वहां बिहार से सटे हुए यूपी के क्षेत्र में भी पड़ता है। उन्होंने वहां बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, इन सभी क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और वहां के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं और प्रेरित करते हैं। वे अंग्रेजों के नाक में इतना दम कर देते हैं कि अंग्रेज सरकार उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं। अंग्रेज सरकार के संघर्ष के क्रम में वे घायल हो जाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह द्वारा छापेमार युद्ध शैली कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा जाता है। तो हमने देखा कि बाबू वीर कुंवर सिंह कितने वीर नेता थे और बिहार एवं पटना के लिए उन्होंने अपना असीम योगदान दिया था। यही कारण है कि हम 23 अप्रैल को हर साल वीर कुंवर सिंह जयंती मनाते हैं। आंखों देखा गदर। अंग्रेज किस प्रकार अत्याचार करते हैं उसका आंखों देखा वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। माझा प्रवास में इसका वर्णन है। इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और निर्जन करना शुरू किया। मतलब झांसी के
अंदर जितने भी दरवाजे से उन सभी क्षेत्र से अंग्रेज घुसते हैं और लोगों को मार काट करना शुरू करते हैं। 5 बरस से 80 बरस तक जो पुरुष दिखा उसे गोली मार दिया या तलवार से मार दिया। शहर के एक भाग में आग लगा दी, कहीं वे आग लगा रहे हैं, कहीं गोली मार रहे हैं, कहीं तलवार से मार रहे हैं। शहर में ऐसा आर्तनाद फैला जिसका अंत नहीं था। चारों तरफ लोग चीख पुकार रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। भय से आतुर लोग बुद्धिहीन से इधर से उधर भाग रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। और भागते भागते ही बहुत सारे गोली खाकर मुर्दे बन जाते हैं। कोई इस गली में लपका तो कोई घर के तहखाने में भागा। जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भागते हैं, परंतु ये अंग्रेज चारों ओर से उन पर हमला बोल देते हैं। कोई दाढ़ी मूंछ साफ करके स्त्री का वेश धारण करके बैठ गया। अपनी जान बचाने के लिए तो लोग कुछ भी करने लगते हैं। कोई खेतों में जा छुपा। इस तरह प्राण बचाने के लिए जिसको जो सूझा वही किया। गोरे लोग घरों में घुस घुस कर लोगों को मार रहे थे, धनों को लूट रहे थे। जो स्वेच्छा से अपना धन दे देता उसे छोड़ देते। तो इससे हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति अंग्रेजों ने बना रखी थी, किस प्रकार का शोषण किया जा रहा था। जिंदगी की भी आज़ादी नहीं रह गई थी। आगे है, विद्रोही चाहते क्या थे। हमने देखा कि पूरी भारत की जनता, पूरे उत्तरी बिहार के सैनिक विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, जमींदार शामिल हो जाते हैं। आखिर उन्हें इस विद्रोह से क्या फायदा होने वाला था। हमने देखा कि वे सरकार से काफी असंतुष्ट थे और वे अपना खोया हुआ शासन वापस चाहते थे। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया एक घोषणा पत्र। 1857 में उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे आजमगढ़ घोषणा पत्र कहा जाता है। उसमें उन्होंने अपने उद्देश्य को बताया। इस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह कहा गया कि उनकी जमीन छीनी नहीं जाएगी। अंग्रेजों ने एक घोषणा पत्र, जब वे देखे कि अब भारत के हर क्षेत्र के लोग उनसे विरोध करने लगे हैं, तो 1857 में एक आजमगढ़ घोषणा पत्र जारी हुआ और इसमें उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी और अपने क्षेत्र में उनका राज्य पहले जैसा बना रहेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में आज़ादी रहेगी। सरकारी नौकरी वाले भारतीयों से कहा गया कि उनके शासन में ऊंचा पद दिया जाएगा। जिन चीज़ों के लिए वे लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों ने उसे धीरे धीरे मानना स्वीकार किया। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पंडित एवं मौलवियों की धर्म की रक्षा करने का साथ देने को कहा गया। बुनकर एवं शिल्पकारों को भी सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया। तो जिन चीज़ों के लिए वो लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों ने उसमें सुधार करना शुरू किया। तो इस घोषणा पत्र से हमें यह पता चल गया कि जो वर्ग अंग्रेजी सरकार की नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित था, उन्हें बगावत की सफलता के बाद पहले की स्थिति में लाने का आश्वासन दे दिया गया। तो एक बार जब अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचल दिया, तो उन्होंने उन सभी को आश्वासन दिया कि जैसा वे चाहते हैं लगभग उस प्रकार का कार्य किया जाएगा। विद्रोहियों ने बगावत के दौरान जिन थोड़े दिनों तक अलग जगहों पर शासन किया, उस समय उसमें उन लोगों ने मुगल कालीन व्यवस्था को ही अपनाया था। आगे देखते हैं कि विद्रोह को किस प्रकार दबा दिया जाता है। हमने देखा अभी कि हर जगह भारतीय जीत रहे थे, अंग्रेज हार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। तो क्या अंग्रेज उस समय बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे? जी नहीं। अंग्रेज सरकार भी अपनी तरफ से कुछ तो कर ही रहे होंगे। अपनी सरकार व अपने लोगों को बचाने के लिए अंग्रेजों ने भी कुछ किया होगा। भारत से हमने देखा था कि भारत में उन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा था और वह इस मुनाफा को छोड़ना नहीं चाहते थे।
तो उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, दिल्ली को अपने अधिकार में सबसे पहले लिया और मुगल बादशाह जो थे, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को वे गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हीं के सामने उनके बेटों को गोली मार देते हैं और उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज देते हैं, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली का किस्सा समाप्त हो जाता है। लखनऊ पर धावा बोलते हैं, उसे भी अपने अधिकार में लेते हैं। वहां की रानी बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली जाती हैं। आगे बढ़ते हुए कानपुर पहुंचते हैं, उसे भी अंग्रेज जीतते हैं और नाना साहब भी नेपाल चले जाते हैं। आगे झांसी की रानी अंग्रेजों से युद्ध करते करते शहीद हो जाती हैं। तात्या टोपे वे भी आदिवासियों के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाते रहते हैं। कुछ आदिवासी के सहयोग से तात्या टोपे लगातार अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाते हैं, लेकिन एक जमींदार के धोखे के कारण वे पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है। कुंवर सिंह और अमर सिंह के साथ क्या हुआ, यह हमने अभी अभी पढ़ा कि कुंवर सिंह भी घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आरा और आसपास के उनके क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम कर लिया गया और उनकी खानदानी घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। विद्रोहियों को जल्द सजा देने की उन्हें फांसी के अलावा तोप के मुंह में बांधकर उड़ा देने जैसी सजा दी गई। तो इस प्रकार कठोर नीति अपनाते हुए अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का दमन कर दिया। भारतीय विद्रोह के पास अंग्रेजों के एकजुट हमले के लिए का कोई बचाव नहीं था। अंग्रेज बाहर से इतने सैनिक मंगवा लिए थे और उनके पास प्रशिक्षित सैनिक थे, तोपें थी, बंदूकें थी, तो भारतीय इसका विरोध नहीं कर पाए। भारतीयों के पास उतना धन भी नहीं था और जमींदारों जो नेतृत्व कर रहे थे उस वो तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे या उन्हें गोली मार दी गई थी, उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। उनके पास हथियार भी नहीं थे और जो हथियार, गोला बारूद, कारतूस, इन सब चीज़ों का वे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अब भारतीय परंपरागत हथियार से लड़ने लगे और इस प्रकार वे अंग्रेजों से हार जाते हैं। उनके पास कोई योजना भी नहीं थी कि वे उनसे बगावत कर सकें। पूरे भारत में भी यह विद्रोह नहीं फैल सका था। दक्षिण और पश्चिम भारत में यह विद्रोह नहीं फैल सका था और इसके अलावा सभी भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों का विरोध भी नहीं कर रहे थे। तो एक बार फिर से अंग्रेजी शासन अपनी मजबूती से अपने हक में ले लेता है और अंग्रेज फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखते हैं कि विद्रोह के बाद के वर्ष में क्या हुआ। विद्रोह का दमन के बाद अंग्रेजी शासन और स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आता है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ वहाँ से सब देख रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार का शासन स्थापित किया। अब इसका क्या अर्थ होता है? हमने देखा था कि ब्रिटिश की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया हुआ था और यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। परंतु उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में शोषण कर रही है और वह अपने मुनाफे, सरकार के मुनाफे से ज़्यादा अपने मुनाफे में वे लोग लीन होने लगते हैं। तो इस पर ध्यान देते हुए ब्रिटिश की संसद क्या करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है और अब भारत में सीधा शासन ब्रिटेन से स्थापित हो जाता है। भारत का प्रमुख प्रशासन ब्रिटिश सरकार का एक
मंत्री को बनाया जाता है। ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री वो भारत के प्रमुख प्रशासक बनकर यहाँ नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें भारत सचिव कहा जाता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड नहीं होते, ब्रिटिश संसद के होते हैं और वे भारत के प्रशासक के रूप में वहाँ से यहाँ भेजे जाते हैं। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया जाता है कि उनके राज्य उनसे नहीं छीने जाएंगे। सैनिक ढांचे में भी बदलाव किया जाता है। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाती है। पहले ज़्यादा भारतीय सैनिक हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि सैनिकों ने उन्हें एक बार धोखा दे दिया था, तो अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाती है। अब उनका अनुपात 2:5, 2:5 का हो जाता है। इसका मतलब है प्रत्येक 5 भारतीय सैनिक पर 2 गोरे सिपाहियों को लगाया जाता है। बगावत करने वालों में ज़्यादा अवध, बिहार और मध्य भारत, दक्षिण भारत के सिपाही थे, तो इनकी भर्ती को कम किया जाता है और इनके स्थान पर गोरखा, सिख और पठान को भर्ती किया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। और यह भी तय किया जाता है कि भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। मतलब ये अंग्रेजी शासन 2 लागू होता है, जिनमें वे अपनी कुछ कमियों को भारत में जिस प्रकार से शोषण होता है उसको कुछ कम करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बगावत के बाद शासन के स्वरूप में जो बदलाव हुआ उसका परिणाम काफ़ी दूरगामी सिद्ध हुआ और भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इसके बदलाव के बाद की शुरुआत हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने इस पाठ को समाप्त किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।